प्रार्थना पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफलता हेतु, स्वच्छता हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको जैसे अपने आसपास में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास, तो आपको पत्र लिखना होता है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है स्वास्थ्य अधिकारी को, उनको ये बताने के लिए कि आपके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। तो उसकी सफाई के लिए आपको किसको पत्र लिखना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए ना। तो हम किसे पत्र लिखेंगे? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम के, ठीक है। उसको एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखेंगे ये बताने के लिए कि आपके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, उसे हटाना है, और क्या क्या हो रहा है उस गंदगी से, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो हम पत्र स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या आज क्षेत्र मतलब आपके आसपास की जो जगह है वहां, और उसकी सफाई के लिए, स्वच्छता हेतु यानी सफाई के लिए। शुरुआत जैसे आप प्रार्थना पत्र की करते हो वैसे ही आपको करनी है। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये पत्र, इसीलिए आपको स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना होता है। बीकानेर नगर निगम, राजस्थान। विषय आप यहाँ पे लिखोगे अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु पत्र। महोदया जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र वल्लभ गार्डन की ओर दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर लड़के ये पत्र लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे चाहता हूँ, और लड़कियां लिख रही हैं तो वो लिखेंगी चाहती हूँ। पिछले 10 दिनों से यहाँ सफाई कर्मचारियों के न आने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर बन गए हैं। तो क्या स्थिति बताई जा रही है यहाँ पे कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट भेजती है ना सफाई कर्मचारी, सफाई करने के लिए, कचरा उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, तो वो सब नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जगह जगह पर कचरा हो रहा है, कूड़े के ढेर बन रहे हैं, उन पर मक्खियां मच्छर भिनभिना रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। कि अगर इतनी ज्यादा गंदगी होगी तो क्या होगा, आसपास बहुत सारे मक्खी मच्छर हो जाना शुरू हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। दुर्गंध के कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इतना कचरा होगा, मच्छर और मक्खियां होंगी तो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी और दुर्गंध बढ़ती चली जाएगी, यानी कि बदबू बढ़ती चली जाएगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों को आदेश देकर शीघ्र ही इस क्षेत्र की सफाई करवा दे ताकि लोग स्वस्थ जीवन जी सके। तो क्या अभी निवेदन किया जा रहा है यहाँ पे कि सफाई कर्मचारियों को आप आदेश दें। किससे कहा जा रहा है ये? यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसे हम पत्र लिखे, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, उससे कहा जा रहा है। तो उससे निवेदन किया जा रहा है कि आप क्या करो, स्वास्थ्य जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप आदेश दे दो कि क्या करें, हमारे क्षेत्र की सफाई करवा दें ताकि लोग जो है स्वस्थ जीवन जी सके, यानी कि अच्छा जीवन जी सके। तो क्या टॉपिक चूज किया था, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि जैसे आपके आसपास में बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है, गंदगी हो रही है, कूड़े के ढेर हो रहे हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं आ रहा, तो अगर आपको सफाई कर्मचारियों को बुलाना है तो आप किसे पत्र लिखोगे, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को। और ये मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ होते हैं, बीकानेर नगर निगम में। तो आप उनको पत्र लिख करके अपनी आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराओगे, उनके बारे में बताओगे। एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर आपके आसपास इतनी गंदगी होती है तो आपको किसे बताना चाहिए, किसे लेटर लिखना, पत्र लिखना चाहिए, और किसको इन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए ताकि वो सफाई कर्मचारियों को भेजें। मैंने आपको इस पैराग्राफ में ये बता दिया कि परिस्थितियां क्या चल रही हैं और किनको भेजना है, और उस कचरे से, कूड़े से क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, और कैसे मच्छर और मक्खियां इकट्ठी हो रही हैं, और उनसे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। तो हम सब कुछ इस पैराग्राफ में बता देंगे। और यहाँ इस पैराग्राफ में हमें रिक्वेस्ट करनी है, विनम्र निवेदन करना है सफाई कर्मचारियों को कि वे आदेश दे दें कि वो हमारे क्षेत्र में आकर सफाई करें, ठीक है। और लास्ट में जैसे मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैंने यहाँ इस स्पेस का यूज नहीं किया, उसी तरह आपको भी नहीं करना, आप न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे, धन्यवाद। और यहाँ प्रार्थी, जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थी हो जाते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिख दोगे प्रार्थी के साथ में, और निवासी आप जहाँ के निवासी हो वो निवास स्थान लिख दोगे। लेकिन अगर आप अपना निवास स्थान लिख रहे हो तो यहाँ पे मात्राओं का सही प्रयोग करते हुए लिखोगे, और अपने नाम की भी मात्राएं सही लगाओगे। दिनांक, जिस दिन आप ये प्रार्थना पत्र लिखोगे उस दिन आप ये दिनांक डाल दोगे, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
अगला टॉपिक है मेरा यहाँ पे पत्र का। अपनी सहेली को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। ये मैं आप करवा रही हूँ आपको। बर्थडे पार्टी का जो इनविटेशन है वो आपको अपने फ्रेंड को देना है, ठीक है। अपनी सहेली को जन्मदिन पर आमंत्रित करना है, यानी कि बुलाना है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दोगे K85 जीवन नगर। आपको यही एड्रेस लिखना है, क्योंकि मुझे पता है आप यही बात पूछने वाले हो कि हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं क्या। लिखोगे तो लेकिन वही बात होगी कि मात्राओं की मिस्टेक होगी। तो आपको क्या करना है, यही वाला एड्रेस लिखना है K85 जीवन नगर, जयपुर, राजस्थान, दिनांक। और यहाँ पे आप लिखोगे प्रिय, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है। सब प्रिय, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि तुम इस बार कक्षा में प्रथम आई हो या आया हो। आपके फ्रेंड का लेटर आपसे आपके पास पहले आया हुआ है, तो आपको पहले क्या करना है, उसको बधाई देनी है कि वो अपनी कक्षा में फर्स्ट आई है या आया है, ठीक है। आशा करती हूँ, दोनों में से एक चीज लिखना है। अगर लड़कियां लिख रही हैं तो लड़कियों वाली शब्द लिखेंगे, और लड़के लिख रहे हैं तो लड़कों वाला शब्द लिख देंगे। आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम कुशल होगे या होगी। मैं ये पत्र तुम्हें जन्मदिन के समारोह में आमंत्रित करने के लिए लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि 15 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। इस बार मेरे पिताजी और माताजी ने मेरे जन्मदिन पर छोटे से समारोह यानी कि पार्टी का आयोजन किया। एक ऑर्गेनाइज किया पार्टी, छोटी सी। कार्यक्रम जो है यानी कि जो पार्टी है वो शाम को 4 बजे से शुरू होगी और रात को 8 बजे तक रात्रि भोज यानी कि जो डिनर है तब तक चलेगी। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम अवश्य आओगे या फिर अवश्य आओगे। मैं बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी या फिर करूंगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और अमन को प्यार देना। तुम्हारी सखी या तुम्हारा दोस्त, ठीक है। अगर लड़कियां लिख रही हैं तो लिख देंगे तुम्हारी सखी, और लड़के लिख रहे हैं तो लिख देंगे तुम्हारा दोस्त, ठीक है। एक बार फिर से इस पत्र को देखते हैं। मैंने आपको टॉपिक यहाँ लिखवाया है कि आपको अपनी सहेली को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए क्या करना है, एक पत्र लिखना है। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो वो आपका जन्मदिन है और आपको अपने जन्मदिन पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है। तो मतलब आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो ना, तो उससे पहले आपकी क्या बातचीत हुई थी, उसने भी आपको लेटर भेज रखा है, तो उस लेटर में उसने बताया था कि वो कक्षा में फर्स्ट आई है या आया है। तो आपको पहले ये बताना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम कक्षा में फर्स्ट आई हो, उसे बधाई देनी है। उसके बाद आगे आप इनविटेशन के लिए लाइनें लिखोगे, लेकिन एड्रेस में ध्यान रखना कि पहले इसी तरीके से लिखोगे, जयपुर अलग, राजस्थान अलग, फिर उसके नीचे दिनांक, प्रिय, फिर से प्रेम, और उसके बाद में ये लाइनें स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई थी, तुम इस बार भी कक्षा में प्रथम आई हो या आया हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बर्थडे के लिए इनविटेशन देना है। आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम कुशल होगी। मैं ये पत्र तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि 15 नवंबर को आप डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी आगे की डालना। जैसे भैया 15 नवंबर यहाँ पे ठीक है, आज हम क्या 2 दिन बाद भी अगर हम इस पत्र को लिखेंगे तो 15 नवंबर काफी आगे वाली तारीख आपको मिल गई है। और जब आपको पत्र लिखने का टाइम हो एग्जाम में, तो भी आप क्या करना, डेट थोड़ी सी आगे की लिख देना। यानी कि जिस दिन, आपको वैसे पता ही है ये सब बातें मैंने क्लास में करवा रखी है, फिर भी अगर जो न्यू बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि आपको क्या करना है। जिस दिन आपका हिंदी 2 का एग्जाम हो और मान लो आपको ये पत्र आ गया करने के लिए, तो आप क्या करोगे, जिस दिन आपका है उससे कुछ दिन आगे की डेट डाल दोगे। क्योंकि मान लो आज डेट है 30, तो मैंने ये 15 नवंबर की डेट डाली है, तो ये सही है ना। 31 की अगर डेट है आज, तो अगर आप पहले की डेट थोड़ी सी आगे की डाल देना, ताकि आप इनविटेशन तो थोड़े दिन पहले ही दोगे उसको। तो ये 15 नवंबर यहाँ पे सही है। आप एग्जाम वाले दिन देख लेना, जो डेट है उससे थोड़ा आगे की डेट लिख देना। 15 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। इस बार मेरे पिताजी और माताजी ने मेरे जन्मदिन पर छोटे से समारोह का आयोजन किया है, यानी कि एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और पार्टी की टाइमिंग बताइए, 4 से 8 की, यानी कि 4 बजे शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक चलेगा। मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम अवश्य आओगी और मैं बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी या करूंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और अमन को प्यार देना। तुम्हारी सखी, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी और लड़के लिखेंगे तुम्हारा दोस्त, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे।
अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे कहानी, बंदर और टोपी बेचने वाला। कुछ एक बच्चों ने कहानी सुन भी रखी होगी। आज चलो पिक्चराइजेशन के साथ में इस कहानी को पढ़ते हैं। देखो, हमें एक कहानी दे रखी है यहाँ पे, टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक बार टोपी बेचने वाला गांव के बाजार में अपनी टोपी बेचने जा रहा था। एक अंकल यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो हर गांव में जा जाके क्या करते थे, टोपियां बेचने का काम करते थे। अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां रख के बेचने जाया करते थे। वह एक जंगल से गुजर रहा था। वह सिर पर लाल टोपी की टोकरी लिए हुए था। उसके पास लाल टोपी की टोकरी थी, उसके अंदर बहुत सारी लाल रंग बिरंगी टोपियां थी। सूरज की गर्मी में बहुत थक गया। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। अब उसे लगा कि वो थक गया है, तो उसने क्या किया, थोड़ी देर लेट गया। उसने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी और सो गया। वो इतना थका हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसने क्या किया, सोने के लिए वो जैसे ही लेटा पेड़ के नीचे, उसने अपनी जो टोकरी थी ना, जिसमें उसने टोपियां रख रखी थी, उसने उस टोपी की टोकरी को जमीन पे रख दिया। और जैसे ही वो लेटा, अपनी थकान की वजह से उसको क्या हुआ, नींद आ गई। पेड़ पर कौन बैठे थे, पेड़ पर बंदर बैठे थे। वह नीचे आए और टोपियां उठाकर ले गए। फिर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने क्या किया, बंदरों ने वो जितनी भी टोपियां पड़ी थी टोपी बेचने वाले की, उन्होंने उसको उठाया और उठाकर वो टोपियां ले गए। आगे देखो क्या लिखा रखा है। जब टोपी बेचने वाला उठा तो वह देखकर बहुत हैरान रह गया कि बंदर उसकी टोपी पहने हुए थे। वो आराम से सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा कि बंदर जो है उसकी टोपियां उठाकर ले गए। उठाकर ले तो गए, और क्या किया, साथ में उन टोपियों को सबने पहन लिए। सारे के सारे बंदर उन टोपियों को सर पर लगा करके बैठ गए। उसे बहुत दुख हुआ। उसने एक योजना बनाई, यानी कि प्लानिंग की। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। उसने, सबको पता होता है कि बंदर क्या होते हैं, नकलची होते हैं। आप जैसा भी काम करोगे वो आपको देखकर वैसा ही काम करेंगे। तो उसने बहुत अच्छी योजना बना ली थी, यानी कि प्लानिंग कर ली। अब बंदरों से टोपी ले कैसे, ऐसे लेगा तो वो देने वाले भी नहीं है। और तो उसने क्या किया कि नकलची तो है, उसने उस आदमी ने क्या किया कि टोपी जो अपनी पहनी हुई थी ना, टोपी, अपनी टोपी को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। बंदर उसका काम देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। उसने, जो आदमी ने टोपी पहन रखी थी, तो बंदरों ने भी उसको देख के टोपी पहन रखी थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने टोपी को उतार के जमीन पर फेंक दिया, तो वो भी उसकी नकल करने लगे। उसने भी क्या, बंदरों ने भी क्या किया, अपनी टोपी को उठा करके जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी टोपियां, और उस आदमी ने क्या किया, फटाफट अपनी जो टोपियां थी ना उसको इकट्ठी की और वहां से चला गया। कितना दिमाग लगाया उसने, कितना अच्छा काम किया कि उसको पता था कि बंदर तो नकलची होते हैं, तो अगर ऐसे छीना झपटी करेगा तो हो सकता है बंदर उसको नुकसान पहुंचा दे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी को जमीन पर फेंका। तो उनकी नकल मार के बंदरों ने भी वैसा ही किया कि जैसे टोपी पहन रखी थी तो उन्होंने भी पहन ली। जब उसने उतार के फेंकी तो उन्होंने भी उतार के अपनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। और इसका फायदा किसने, उस आदमी ने उठाया और फटाफट से अपनी टोपियों को इकट्ठा किया और वहां से चला गया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे उस आदमी ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं की थी। जैसे उसने देखा कि बंदर टोपियां उठाकर ले गए और पहन के बैठ गए, तो वो घबराया नहीं कि अब मैं टोपियां वापस कैसे लूंगा, बल्कि उसने क्या किया, उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी समझ से काम लेते हुए, योजना बनाते हुए अपनी टोपियों को वापस ले लिया। हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का हमें डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, अच्छी थी ना कहानी, वैसे आपने सुन रखी होगी, लेकिन ऐसे पढ़ते हुए सुनने में ज्यादा मजा आता है ना। अब आप क्या करोगे, इनकी सबकी मात्राओं को भी अच्छे से देखोगे। बोलना, कहानी सुनाना बहुत आसानी से आता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं ना तब बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। अब आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ साथ में इसकी मात्राओं को भी देखना है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगाई हुई है। समझ में आ गई होगी तीनों चीजें। एक बार वापस से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया है। प्रार्थना पत्र, सफाई कर्मचारी वाला, और उसके बाद पत्र करवाया है जिसमें मैंने फ्रेंड को इनविटेशन दिया है, बर्थडे पार्टी के लिए, जन्मदिन के लिए बुलाया है। और तीसरा टॉपिक मैंने आपको करवाया है कहानी का, जिसमें बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी थी।